यौन ऊर्जा, सेक्स एनर्जी, हम सब जानते हैं कि ये कितनी पावरफुल फोर्स है ना? ये कुदरत की सबसे बुनियादी ताकतों में से एक है, जो असल में जिंदगी को ही जन्म देती है। लेकिन क्या हो अगर ये एनर्जी सिर्फ प्रोक्रिएशन मतलब बच्चे पैदा करने से कहीं ज्यादा हो? इस विश्लेषण में हम यही पता लगाने वाले हैं कि कैसे अलग-अलग कल्चर्स और थिंकर्स ने इस एनर्जी को सिर्फ सृष्टि के लिए नहीं बल्कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी खुद को बदलने के लिए एक जबरदस्त टूल की तरह देखा है। कई पुरानी ट्रेडिशंस का ये मानना है कि ये जो एनर्जी है ये सिर्फ एक फिजिकल अर्ज नहीं है जिसे बस रिलीज कर दिया जाए, नहीं, बल्कि उनका मानना था कि इसे कॉन्शियसली किसी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए डायरेक्ट किया जा सकता है। और बस यही वो फैसिनेटिंग सवाल है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए इस आम धारणा से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है। ओके, तो इस सब्जेक्ट को हम 3 अलग-अलग एंगल से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन हिंदू स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ब्रह्मचर्य की। अब देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ फिजिकल एब्स्टिनेंस या शारीरिक संयम नहीं, ये एक होलिस्टिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। इसका असली मकसद है मन को पूरी तरह से किसी हायर पावर या पर्पस पर फोकस करना। इस फिलॉसफी के हिसाब से जब इस पावरफुल एनर्जी को रोका जाता है तो ये कहीं गायब नहीं हो जाती, बल्कि ये एक रिजर्वॉयर की तरह एक जबरदस्त शक्ति के रूप में जमा हो जाती है। और इसी जमा हुई एनर्जी को कहते हैं ओजस। इसे आप एक तरह की सटल स्पिरिचुअल पावर की तरह समझ सकते हैं। ये ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस का आप कह सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट है जो इंसान को मेंटली और स्पिरिचुअली एक्सेप्शनली पावरफुल बना देती है। और इस डिसिप्लिन के जो रिजल्ट्स बताए गए हैं वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कहा जाता है कि अगर 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो इंसान में ऐसी एबिलिटीज आ सकती हैं जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से बहुत बहुत आगे हैं, जैसे कि फ्लॉलेस मेमोरी और एक जबरदस्त विल पावर। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, इस रास्ते के जो सपोर्टर्स थे वो भी ये मानते थे कि ये इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है, कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक ऐसी डीप कमिटमेंट चाहिए जिसके लिए शायद बहुत कम लोग ही सच में तैयार होते हैं। चलिए अब गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न साइकोलॉजी की और खास तौर पर फेमस साइकोएनालिस्ट कार्ल युंग के काम की। देखिए, युंग के लिए लिबिडो का मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर नहीं था जैसा कि फ्रॉइड मानते थे। नहीं, युंग के लिए ये लाइफ की टोटल एनर्जी थी, वो फोर्स जो हमारी हर इच्छा, हमारी इमेजिनेशन, हमारे क्रिएटिव इंपल्सेस सबके पीछे है। अब यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। युंग का मानना था कि जैसे जैसे हम साइकोलॉजिकली मैच्योर होते हैं ये एनर्जी नेचुरली बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की तरफ मुड़ सकती है, सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के लिए। ये ऐसा है जैसे एनर्जी को सिर्फ बाहर निकालने के बजाय उसे डाइजेस्ट करना, उसे एब्जॉर्ब करना। और ये समझना क्रूशियल है कि ये प्रोसेस सप्रेशन यानी दमन से बिल्कुल अलग है। सब्लिमेशन या उदात्तीकरण एक हेल्दी नेचुरल प्रोसेस है जहां एनर्जी अंदर की तरफ मुड़ती है। वहीं सप्रेशन में डिजायर को जबरदस्ती दबाया जाता है और कंपल्शन में एनर्जी बस बेकाबू होकर दर्द से बचने के लिए बाहर निकलती है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पर्सपेक्टिव पर। ये एक ऐसा रास्ता है जो सेक्सुअल एनर्जी को एक एक्चुअल सब्सटेंस की तरह देखता है, एक ऐसी चीज जिसे एक्टिवली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, सर्कुलेट किया जा सकता है। ताओइस्ट एल्केमी में ये प्रोसेस बिल्कुल साफ है। ये शुरू होता है जिंग से, जो सेक्सुअल एसेंस है। इसे आप कच्चे तेल मतलब क्रूड ऑयल की तरह समझ सकते हैं। फिर इसे रिफाइन करके बनाया जाता है ची यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, जैसे कि पेट्रोल। और फिर इसे और भी ज्यादा रिफाइन करके बनाया जाता है शेन या स्पिरिचुअल एनर्जी, जो एक हाई ऑक्टेन फ्यूल की तरह है। और हाँ, इस एनर्जी को कॉन्शियसली डायरेक्ट करने के लिए कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हैं। इनमें खास ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे उद्यान बंद हैं, ऑर्गेज़म के दौरान विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल है और तांत्रिक एजिंग जैसी प्रैक्टिसेस भी हैं। इन सब का फोकस इसी बात पर है कि एनर्जी को बॉडी में रिटेन किया जाए और उसे अपवर्ड डायरेक्ट किया जाए। तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखे, एक स्पिरिचुअल, एक साइकोलॉजिकल और एक प्रैक्टिकल। पर अब सवाल ये है कि इन सब में कॉमन क्या है?